करें स्टार्ट, ठीक है। देखिए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर में हम लोगों ने 4 में से 2 फोर्स इससे पहले टॉपिक में कवर कर लिए हैं, जो कि फोर्स थे आपके, पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मास के कारण उत्पन्न होता है और इसका मान काफ़ी कम होता है आपका। सेकंड फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसका कि ओरिजिन चार्ज से होता है, आवेश से होता है, और यह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा काफ़ी शक्तिशाली या पावरफुल होता है। अब थर्ड नंबर का फोर्स जो आता है इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग से पता चल रहा है नाम से ही, या इसे हिंदी में कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल का मतलब शक्तिशाली होगा, ये तो नाम में ही छुपा है इसके। और नाभिक का मतलब, अब नाभिक क्या होता है एक बार देख लीजिए इसे। हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स, हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, और एटम के अंदर बीच में छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है, जिसमें कि सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। ये क्लियर है आपको? आगे देखिए, माना कि मैं बता रहा हूँ ये कोई ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर, लेट मैं मान के चल रहा हूँ इसका एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का होता है वैसे 8 या 16, ठीक है बेटा, मान के चल रहे हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन के एटम में क्या है आपका, क्योंकि उसका नंबर एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 8 होता है, अतः उसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन क्या होंगे, मौजूद होंगे। ये हम लोग जानते हैं, इतना क्लियर। 8 इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, चारों ओर घूम रहे होंगे। उससे फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो हम न्यूक्लियर से ही या न्यूक्लियस से मतलब रखेंगे। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ये हिंदी में कहते हैं इसे नाभिक। अब आ जाओ, पहली चीज़ हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो नाभिक होता है जब बहुत 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 छोटा होता है। पहले तो एटम ही बहुत छोटा होता है आपका, ये हम लोग को पता है। या स्मॉलेस्ट क्या थिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज एटम, और एटम के अंदर नाभिक है वो बहुत बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि ये मान के चलिए कि अगर मैं पूरा कॉलेज देख लो, कितनी बड़ी बाउंड्री इस कॉलेज की, अगर इस पूरे कॉलेज को मैं एटम मान लूँ तो ये चौक से भी छोटा एटम होगा। इतना सा होता है बिल्कुल एटम, है ना, छोटी सी बॉल के बराबर मान लो। और एटम पूरे के पूरे कॉलेज से भी बड़ा, तो लगा लीजिए न्यूक्लियस कितना छोटा है आपका। न्यूक्लियस होता है बिल्कुल 10 की पावर -15 मीटर का, जो इसकी डायमीटर होती है आपकी, ठीक है बेटा। अब समझो, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमने पढ़ा कि जो सेम आवेश होते हैं या सेम चार्ज होते हैं उनमें कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये आपस में क्या करेंगे, सारे अलग अलग दिशा में क्या होंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे। क्लियर। लेकिन अभी अभी मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के अंदर 8 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो इनके बीच तो कौन सा फोर्स लगना चाहिए, रिपल्सन का फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई और इतना शक्तिशाली फोर्स है जो इन सबको आपस में बांध के रखे हुए हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बड़ा कोई फोर्स है जो सबको साथ में रखे हुए हैं। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये समझ में आ गया। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर वह फोर्स जो कि प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर के अंदर होता है। क्लियर। अब पहली चीज, ये किसके कारण उत्पन्न होगा, ये न्यूक्लियॉन्स के कारण उत्पन्न होता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके, तो न्यूक्लियस मान सकते हैं हम लोग। जहाँ डीप में नहीं आएंगे हम लोग, क्योंकि और तो बहुत डीप है ये, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे इतना आपके सिलेबस में है। तो न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के जो अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। दूसरा शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत कम रेंज है इसकी, लिख लो। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम रेंज है इसकी, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, न्यूक्लियस के बाहर काम नहीं करता। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर अगर यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ये शॉर्ट रेंज फोर्स। ये 2 की फैक्टर हो गए इसके, समझ रहे, लिखिए। और चारों के चारों फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स आपका, लिखिए। ये क्लियर। स्ट्रॉन्ग कितना होता है इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगर ये नाभिक टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, समझ रहे हो। और नाभिकीय विखंडन का ये एक एग्जांपल होता है आपका एटॉमिक बम, एटम बम जो है,
यानी हिरोशिमा नागासाकी आपको पता है, वहाँ पे जो बम पड़ा था वो एटम बम थे। एटम बम का मतलब ये वाले बम आपका, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन हो गया था, नाभिकीय विखंडन हो गया था आपका। तो जब नाभिक टूटा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई वहाँ पे कि उसने पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर दिया। और बम का साइज ज़्यादा नहीं था, छोटा सिलेंडर होता है जो बिल्कुल इतना सा सिलेंडर, इतना सा बम था बस वो। तो यानी कि इतने छोटे से सिलेंडर के बराबर बम की इतनी ताकत है कि पूरे के पूरे शहर को उड़ा सकता है। तो आप लगा सकते हैं कितना शक्तिशाली ये फोर्स होगा। उसमें कौन सा फोर्स था, यही तो फोर्स था। इतनी एनर्जी रेडिएट हो गई कि आसपास की सारी चीज़ें क्या हो गई, नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। इससे भी एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिक का संलयन, आपस में जोड़ देना नाभिकों को। जब नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो भी ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है आपकी। और इसकी पावर इससे भी कई ज़्यादा होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर फिजन। एक फ्यूजन है, एक फिजन है, संलयन है, एक विखंडन है। ठीक है बेटा, उसके बम बने हुए हैं आपके, मतलब सबके पास है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, पर कोई भी देश का यूज़ नहीं करता है, उस पर बैन लगा हुआ है आपका, है ना। पर गलती से अगर यूज़ कर लिया किसी देश ने तो नहीं बोलते जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वार हो गई तो सबको सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल बम है सबके पास। वो पुराने बम थे जो 1945 में चल गए, वो हिरोशिमा नागासाकी वाले, अब तो बहुत ताकतवर बम है कि अगर एक भी पड़ गया, मान लो यहीं हमने किसी देश पर डाल दिया, तो ऐसा ना हो कि देश ही पूरा ख़त्म हो जाए। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो ताकतवर इसलिए भी होता है, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए। तो नाभिकीय संलयन को कराने के लिए पहले नाभिकीय विखंडन करवाना पड़ेगा, इतनी एनर्जी जनरेट होगी तब आपस में न्यूक्लियस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सब क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एमंग क्या है, दीज फोर फोर्सेज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ताकतवर फोर्स यही होता है। इसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसमें भी आऊँगा, मैं भी समझाऊँगा आगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट एंड फोर्थ वाला जो फोर्स है आपका, उसका नाम है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो भी न्यूक्लियर फोर्स ही है लेकिन वो वीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। इसके प्रैक्टिकल वो जो न्यूक्लियर फोर्स आपने पढ़ा, उसके कितने जो आपके क्या बोलते हैं, उसके पॉजिटिव यूज़ भी बहुत सारे हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है आपका, वो भी काम करता है कहीं ना कहीं आपका न्यूक्लियर रिएक्शन पर ही काम करता है, या मैं ये कहूँगा कि वो न्यूक्लियर फोर्स पर ही काम करता है। जापान में जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, देखो हम लोग तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट कर रहे हैं, या तो NTPC है तो कोयला जला के करता है, आर्मेचर चलाता है। NHPC है तो पानी क्या होता है, पानी को रोका, डैम में रोका और पानी को छोड़ा और आर्मेचर को घुमा दिया आपका। ठीक है बेटा, लेकिन जापान में ये काम किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर वही फिर से कौन सी पावर है, न्यूक्लियर फोर्स का इसमें यूज़ किया जाता है। तो पॉजिटिव यूज़ है आपके। अब कह रहे हैं इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से ही आप लोग क्या करेंगे, इसे जो रिएक्टर है या पावर जनरेशन है वो इसी के थ्रू किया जाए। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब आया वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप लोग को देखो न्यूक्लियर फोर्स है तो इसका मतलब तो नाम से ही साफ है कि यह फोर्स भी बिलोंग करता है न्यूक्लियस से ही, नाभिक से ये बिलोंग करेगा। अब समझो जरा, मैं न्यूक्लियस पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियस है कोई, हमको पता है फिर से इसमें प्रोटॉन्स होंगे और इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, अब देखो होता क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पढ़े हैं आप लोगों ने। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो होते हैं वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके एटम्स बोलूँ या न्यूक्लियस बोलूँ, एक ही चीज़ है ना, वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। जब ज़्यादा एनर्जी हो जाती है उसके अंदर तो एनर्जी को क्या करता है, निकाल देता है अपना इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन या रेस के रूप में निकलता है। समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा ही है कि आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई, ज़्यादा खाना खा लिया तो भाग रहा है आदमी, रेस मार रहा है, यहाँ जा रहा है, खेल रहा है, यही होता है आपका। कभी कभी क्या होते हैं, एनर्जी एक्सेस हो जाती है तो स्टेबल होने के लिए रेडिएशन को ये निकाल देता है। ठीक है बेटा, तो रेडिएशन जो निकलते हैं अल्फा बीटा और गामा के रूप में निकलते हैं। इन्हीं में से एक रेडिएशन होता है, इसे बोलते हैं बीटा डिके। ठीक है, बीटा को डिके कर रहा है, बीटा रेस को डिके कर रहा है। तो जब बीटा रेस को डिके किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, तो वहाँ पर एक फोर्स को देखा गया जिस फोर्स का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि हमेशा नहीं दिखाई देगा तुम्हें स्ट्रॉन्ग की तरह, ये कभी कभी दिखाई देता है। कुछ खास रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कभी कभी दिखाई दे जाता है आपका। तो साइंटिस्ट ने अब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि यह फोर्स एक बीटा डिके रिएक्शन थी, उसमें दिखाई दे रहा था। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर फोर्स नहीं था, वीक फोर्स था आपका। तो ये फोर्स भी एक होता है। और ये भी पहली चीज़, इसका भी क्या है रीजन, आपका न्यूक्लॉन्स ही है।
न्यूक्लियन से ये भी उत्पन्न होगा, और दूसरा ये भी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसकी रेंज इससे भी कम होती है, 10 की पावर -16 और कम। सबसे कम रेंज वाला फोर्स यही वाला है। वो 10 की पावर -15 था, ये 16 है। तो ये वाला फोर्स तो कम ही है, ज़्यादा वो नहीं है इसमें, है ना। मतलब ये नॉर्मल चीज लाइफ में नहीं दिखाई देगा आपको, ये कभी कभी दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो देयर आर सम रिएक्शंस और सम न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक बीटा डीके इन विच दिस फोर्स इज क्या है, विजिबल, या दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। बता दूं, चलिए। तो इस प्रकार आपने क्या पढ़े, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स, जो क्रम से आपने पढ़ लिए। अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, क्वेश्चन आता है कि इनको रिलेटिव स्ट्रेंथ के उसमें लिखो। यानी कि ये तो मैंने बता दिया आपको, देखो अब मैं क्रम से बता रहा हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उससे कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम पावरफुल है आपका वीक न्यूक्लियर, और सबसे कम पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा आता है किस क्रम में, बताइए किस क्रम में इनकी वो है, मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को इसकी एक क्रम में लगाइए, स्ट्रेंथ के क्रम में। तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया सबसे पावरफुल है आपका, इसे लिख लो बिल्कुल, ठीक। ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे छोटा बिल्कुल, और सबसे छोटा बिल्कुल। लिखो, ये तो आपको पता है। अब किस क्रम में, अगर ये माना जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 मान लूँगा मैं, तो ये फोर्स आएगा 10 की पावर 25, इतना बड़ा, इससे मतलब इतना बड़ा है ये फोर्स आएगा 10 की पावर 36, और ये आएगा 10 की पावर 38। ये क्रम है इनका, लिख लो, चाहे ब्रैकेट में लिख लो। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने लगा दी इनकी। अगर ये माना जाए कि जो आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है, तो उससे जो बड़ा है वीक न्यूक्लियर, ये 10 की पावर 25 गुना बड़ा होगा, इससे इतना बड़ा है। अगला 10 की पावर 36 और ये 38। कभी कभी स्ट्रेंथ भी पूछ लेते हैं आपसे, तो इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइन, ये बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, लिख लो इसे। कुछ बुक्स में आपको, हाँ बेटा दिख रहा है, अच्छा देख लो लो, देखिए। मैं फिर से बोल दूं एक बार, उधर से स्टार्ट करूँगा स्ट्रॉन्ग से। 10 की पावर 38, 36, ये 10 की पावर 25 और ये 1। कुछ बुक्स में तुम्हें अलग अलग मिल सकता है डाटा, कुछ में तो मिल जाएगा 26 यहाँ मिल जाएगा, कुछ में 35, वो चल सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं 35, 36 के बीच लाए करता है, ऐसा होता है, एग्जैक्ट इतना नहीं होता ना, इससे मिल जाएगा। चलिए क्लियर पहला टॉपिक। अगले टॉपिक में आते हैं। तो अभी बेसिक करा रहा हूँ मैं आपको क्लियर, ये सारा बेसिक क्लियर हो रहा है आगे बढ़ने से पहले। अब एक बेसिक चीज़ और सीख लीजिए आप लोग, और इसे लिख भी लीजिए। देखो टॉपिक है जस्ट प्रीफिक्स एंड देयर वेटेज। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इजिकल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ना, क्योंकि मैं इससे टॉपिक में आने से पहले तो ये चीज़ समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो 100 या 0 वाले होते हैं, यानी कि 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इनको 10 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। जितने 0 उतनी पावर लगा दीजिए। अब अगर इसका उल्टा मैं कहूँ
अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, ये नीचे चला जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या मैं लिख सकता हूँ इसे 10⁻² मीटर। अब ये उल्टा हो गया ना। अब ये जब ये छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, है ना। ये क्लियर? तो ऐसे ही ये तो छोटी चीज़ है आपका, हम 10 की पावर में प्लस और माइनस के रूप में अलग अलग चीज़ों को लिखने वाले हैं। तो बताऊँगा प्रीफिक्स मतलब कि किस चीज़ को लिख रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। अगला 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10⁻² ग्राम। समझ रहे हो ना, सिर्फ मीटर नहीं आएगा, अगर सेंटी लग गया तो 10⁻² इसका वेटेज होगा। समझ रहे हो ना। सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर बराबर बराबर 10⁻² लीटर। और ये ध्यान रखना आपको। तो सेंटी एक सिंबल है जो दिखाता है 10⁻² का वेटेज। चलिए अब समझिए, अब एक टेबल बनानी है, ये आपको टेबल बनानी है और समझनी भी है इसमें, है ना। तो लिखिए टेबल में प्रीफिक्स, इसका सिंबल और इसका वेटेज। करूँ स्टार्ट? चलिए पहले हम बड़े से स्टार्ट करें कि छोटे से स्टार्ट करें, बताओ। बड़े से करें, ठीक है, चलो बड़े से ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, इजी पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूँ, है ना। सबसे पहला लिखो किलो, ठीक है। इसको दिखाते हैं कैपिटल के से और इसका मान होता है 10⁻3। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1000 का मतलब 10⁻3। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी 10⁻3 मीटर। तो कुछ भी लग जाएगा किलो के आगे, बस किलो है, के से दिखाएंगे। किलोग्राम होगा तो के छोटा जी, किलोमीटर होगा तो के छोटा एम। तो इसका वो क्या है, सिंबल हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ भी किलो दिखे वहाँ पे 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और बड़ा, चलो अब किलो से बड़ा होता है फिर मेगा। इसका सिंबल है कैपिटल एम और ये 10⁻6। मेगा आपने सुना होगा, डैम में इतने मेगावाट जनरेट हो रही है बिजली, है ना। तो मेगावाट 10⁻6, या इसे बोलते हैं 1 मिलियन। मेगा का ना मिलियन, यानी कि 10 लाख, ठीक है बेटा। आगे चलो, फिर है गीगा, कैपिटल जी 10⁻9। अब जो हार्ड डिस्क आपकी आ रही है, पहले जो कार्ड होते थे मोबाइल में वो मेगा में होते थे आपके, इतने MB मेगाबाइट। अब GB के कार्ड आते हैं, इतना गीगाबाइट। तो जी यानी 10⁻9, समझ रहे हो ना। अगला चलो, उसके बाद आएगा टेरा। अब तो टीवी की हार्ड डिस्क आ रही है, पहले हार्ड डिस्क GB में होती थी, अब टीवी टेराबाइट। तो दिस इज टेरा। टेरा को दिखाते हैं कैपिटल T से, एंड इसका जो होता है वो है 10⁻12। इससे और बड़ा अगर देखेंगे तो सबसे पेटा, और ये होता है, इसको है कैपिटल P और ये 10⁻15 लिखिए। और ये आपको सारे आने चाहिए, है ना। मैं फिर से बता दूं, किलो 10⁻, ये सब ये देखो, यहाँ तो 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि 3 का टेबल चल रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ से आओ, किलो, फिर मेगा, गीगा, टेरा और पेटा लिख लो। ये हम बड़े की ओर चल रहे हैं, है ना। यानी कि किलो से बड़ा मेगा है, मेगा से बड़ा गीगा है ना। तो ये चीज़ें, कहीं गीगा दिखे सोचना कुछ नहीं है, सीधे सीधे 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्लियर। अब हम चलते हैं छोटे की ओर, यानी कि आप चाहो तो इसी के नीचे ऐड कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा इसकी कमी है, तो आप चाहो इसी के नीचे लिख लेना। देखो सारे के सारे सिंबल बड़े आए हैं, क्योंकि वैल्यूज़ क्या है 1 से बड़ी हैं, तो सारे सिंबल बड़े होते हैं इसके। अब हम चलेंगे छोटे की ओर, यानी कि छोटा और छोटा और छोटा। तो आज सारे के सारे सिंबल भी किस में आएंगे, अब स्मॉल में। अभी मैंने पहला आपको बता दिया, दैट इज सेंटी। इसको दिखाते हैं स्मॉल c से, इसका वेट है 10⁻²। अभी अभी किया है हमने। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, 1 सेंटीग्राम 10⁻² ग्राम। अगला आओ, फिर मिली, छोटा ही लिखते हैं इसे, स्मॉल m 10⁻3। 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 या 1/100, 1/1000 ये मीटर, ठीक है। अब आ जाओ माइक्रो। इसका सिंबल देखना बेटा, ये है देखो, ए म्यू, इसे बोलते हैं म्यू।
ऐसे करके बनाना, यू को थोड़ा सा इधर लंबा कर देना, MU, इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। दिस सिंबल 10 की पावर -6। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब तुम्हें 10 की पावर -6 तक दिखा दे, माइक्रोस्कोप, यहीं से माइक्रो है ना। आगे चलो, नैनो, नैनो को स्मॉल n 10 की पावर -9, ठीक है बेटा। ये हम सबको पता है। अभी हम किस में जी रहे हैं, जो हमारे मोबाइल में चिप्स लगी हुई हैं वो माइक्रो चिप्स है, सुना तुमने, सेमीकंडक्टर बोलते हैं आपका, है ना। तो जो हमारे उसमें मदरबोर्ड वगैरह वो किस में, माइक्रो के लेवल पे आता है, माइक्रो से ऊपर पहुंच गए हम लोग, यानी 10 की पावर -6 से आगे हैं, कभी 7-8 पे चल रहे हैं, और नैनो में जाने का हमारा क्या साइंटिस्ट का आगे का प्लान है। तो तुमने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर है माइक्रो से नैनो में पहुँचना। चलो एक काम की बताऊँगा, पहले लिख लेते हैं फिर समझाऊँगा, है ना। आगे चले थोड़ा सा और, इसके बाद है आपका पीको, स्मॉल p 10 की पावर -12, और उसके बाद है फेमटो, FMTO, और स्मॉल f 10 की पावर -15, लिख लीजिए। तो माइक्रो से छोटा पीको आएगा और उससे भी छोटा आएगा फेमटो, 10 की पावर 15, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे माइक्रो है तो माइक्रो कुछ भी लग सकता है, माइक्रो ग्राम, लीटर, मीटर, बाइट, कुछ भी, है ना। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं आपके, है ना। चलिए देखिए, चलो अब थोड़ा समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जिस दिन अचीव हो गई उस दिन बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। क्यों? 10 की पावर -9 तक अगर हम पहुँच गए, एटम का साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये एटम का साइज है। -15 है न्यूक्लियस का साइज, अंतर है दोनों में। अभी जो चल रहा था न्यूक्लियस का साइज यानी कि नाभिक का साइज तो -15 है, एटम का साइज जो होता है 10 की पावर -10 होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के बाद अगला कदम यहीं पे जाने का होगा। अगर एटॉमिक लेवल तक आप पहुंच सकते हो तो किन्हीं दो एटम को जोड़ के कुछ भी बनाया जा सकता है। बनते कैसे कोई भी मटेरियल, दो एटम को जोड़ दो, है ना। तो बस, तो अगर आप एटॉमिक लेवल तक पहुंच गए तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को चेंज किया जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, बट अगर वहाँ तक जब पहुँचेंगे, है कि नहीं है। तो फिलहाल तो हम नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, वो अचीव करना चाह रहे हैं दिस, ये फ्यूचर है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीज़ें अब। तो ये क्लियर है बेटा, ये तो हो गया आपके फिक्स। अब कुछ समझो, कुछ चीज़ें एक दो वैसी हैं जो कि आपको याद करनी है। अगला देखिए, माइक्रोन, 1 लिख दो ऐसे करके, 1 माइक्रोन लिख दो, बराबर 10 की पावर -6 मीटर। लिखिए, ठीक। अंतर क्या है, उससे पहले तुमने माइक्रो पढ़ा सिर्फ, अब माइक्रोन लग गया, यानी कि सिर्फ लेंथ को रिव्यू करेगा। मीटर में है ना, तो सिर्फ लेंथ नापने के काम में आएगा, कुछ और नहीं। वैसे ही आता है एक एंगिस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। एंगिस्ट्रॉम, ये वैल्यू पूछता है आपसे कई बार, 1 नंबर है क्वेश्चन में। और एक और लिख लो, फर्मी, 10 की पावर -15, ये भी मीटर, एम का मतलब मीटर, इसे भी लिख लीजिए, इज कॉल्ड फर्मी। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीज़ लेंथ को नापने के लिए, लंबाई को नाप रही इस चीज़ की। एंगिस्ट्रॉम, अब देखो अभी मैंने बताया एटम का साइज क्या है, 10 की पावर -10, तो एटम को नापने की यूनिट आ गई एंगिस्ट्रॉम। किसी भी एटम को एंगिस्ट्रॉम में नापा जाता है। न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -15, न्यूक्लियस को नापने के लिए फर्मी उसकी यूनिट होती है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अब कुछ एक दो चीज़ें आप लोग बस ये है कि लिख लीजिए, समझ लीजिए। कौन बताना चाहेगा, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। पहला, स्पीड ऑफ लाइट, इसे दिखाते हैं स्मॉल सी से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, हाथ ऊपर करो, वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही, क्या नाम है? मनीषा, ओके ओके, बैठो मनीषा, ठीक है, वेरी गुड। कभी कभी ये सब 1 नंबर में पूछता है, तो मैं सब लिखवा रहा हूँ तुम्हें पहले ही दिन। ये सब लिख लेना, पूछेगा तो यहीं से याद किया और लिख दिया, ये पूछता है, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
वैसे आप लिख चुके हो, दोबारा लिख लेते हैं आपका। ये जी है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मैं इसे लिख रहा हूँ। इसका मान है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। यही पूछता है कभी कभी। तीसरा प्लैंक कांस्टेंट लिखो। प्लैंक कांस्टेंट इसको दिखाते हैं, कोई बताना चाहेगा स्मॉल h से? बताओ बताओ। हाँ ठीक है, 10 की पावर -34 बेटा। ठीक है, ठीक बताया इन्होंने, वेरी गुड, अच्छी लड़की लग रही है। क्या नाम है? पल्लवी ने दूसरा ये दिया है अभी जवाब, वेरी गुड। ऐसी नज़र में आते हैं बच्चे। चलो देखो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। JS में ना जूल सेकेंड है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। प्लैंक कांस्टेंट को तो बिल्कुल याद रखिए, ठीक है बेटा। अच्छा चौथी चीज़, ये तुम्हें आना ही चाहिए। अभी मैंने बताया कि एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कौन बताएगा मुझे? द मास या द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, कितना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो। अभी तक तुम एक अच्छा काम कर रहे थे कि जब पूछ रहा था तो हाथ ऊपर कर रहे थे, यही काम चालू है। किसको आता है बताओ? 1.96। हाँ बेटा, 10 की पावर कितना बोला? अरे नहीं बता रहे हो? अरे नहीं, वो चार्ज बोल रही हो तो, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं आता है कोई बात नहीं, इसे आना चाहिए आपको, है ना। लिखो ऐसे ही शॉर्टकट में, मास ऑफ प्रोटॉन समझ जाओगे, MP पर मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये होता है, लिख लीजिए आपका 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। MP मास ऑफ प्रोटॉन, यहीं पे लिख रहा हूँ। उसके आगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन। 672 है, 674 है, बस इतना ही अंतर है, लगभग बराबर है। 27 माइनस में, बहुत छोटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। लिखिए दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखो साहब, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, कोई एक बताना, इसको आता है हाथ ऊपर करना। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा? भारी कौन सा होगा, प्रोटॉन होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा? बताओ। हाँ क्यों? हाँ वेरी गुड, क्योंकि -31 आ रहा है, ये नहीं है 9। 9 से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है -27 -31, 4 जीरो का अंतर है ना, 10,000 गुने का। या अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मेरा 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इतना गुना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास जो होता है इतना गुना भारी होता है। देखिए क्लियर। आज ब्रेक नहीं ले पाए हम लोग, थोड़ा टॉपिक लंबा ही खिंच गया क्योंकि अब खत्म ही हो रहा है टॉपिक, ठीक है। ये तो ब्रेक ले लेता अभी तक, इतना यह हो गया बेटा। चलो अब लिखते रहो, नंबर 5 आ जाएगा, ये मैंने साथ में लिख दिया तीनों, ठीक। अब जो 5 और 6 पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट, और 5 वाला तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो इसे। ये टॉपिक है आपका, लिखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लिखो इसे दिखाते हैं AU, ठीक है। और चलो पहले, कोई जानता है इसके बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में? हाँ बताओ, वेरी गुड। नहीं होता क्या बेटा, पहले मान तो उसके बाद है ना, आता है, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। चलो देखो एस्ट्रोनॉमी, ये लिख लो चाहे इसे, है ना। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, लिखो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस
बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, एवरेज है ना, को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक बोल सकते हैं, है ना। खगोलीय, सॉरी शायद खगोलीय मात्रक है इसका नाम हिंदी में, ठीक, पर इंग्लिश में याद करो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लिखिए एक AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही चाहिए। लिखो 496 था, 1.496। कुछ बुक्स में इसलिए तुम्हें दिखेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11, तो 1.496 को 1.5 भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हो ना कि 1.49 है तो 1.5 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये पूछता है आपसे और बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको तो पहले ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दो चाहे। इस बार भी शायद आया था ये। अगला और लास्ट ही मान लीजिए आज का, देखो लाइट ईयर, हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। कोई बताना चाहेगा इसका ये डेफिनेशन क्या होगी, या तो नाम से पता लग रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? हाथ ऊपर करो, बताओ। ठीक है, कह सकते हैं। क्या नाम है? कृष्णा। बैठो कृष्णा। ठीक है कृष्णा, ठीक बोला। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस को नापने का, दूरी को नापने का, ना कि समय को नापने का। कभी कभी लोग वर्ष देख के, ईयर देख के समय बोल देते हैं, तो ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आया है 1 नंबर का, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। तो लाइट ईयर, तो मैं इसे मान रख दूँ, तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट c इंटू 365.25। एक साल इतने का ही तो होता है, 365 दिन और 1/4 दिन भी होते हैं उसमें, इंटू फिर 24 घंटे एक दिन में, इंटू फिर 60, इंटू फिर 60, ऐसे कुछ आएगा। सब सॉल्व करके जब निकालेंगे हम लोग, तो 1 लाइट ईयर LY दिखाते हैं इसको, इज इक्वल टू आता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो। तो लाइट ईयर का मान जो होता है दैट इज 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो कुछ बुक्स में तो 9.5 भी दिख रहा है, तो चल सकता है ना, राउंड फिगर में ले लिया उसने। तो इसे देखिए, हो गया। इसको तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा पूछता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो मैंने आपको अब तक पूरा पढ़ाया, उसमें कोई भी समस्या, कोई दिक्कत किसी को? सब क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बात है, कर दो इसे ऑफ, है ना।